सतीश यादव आरके कोचिंग क्लासेस की तरफ से आपका पुनः स्वागत करता हूँ। आपके सामने मैं क्लास 10th की टॉपिक लेकर आया हूँ। क्लास 10th के पहले अध्याय पे मैं 2 वीडियो आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें मैं आपसे वादा किया था कि आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना चरणबद्ध तरीके से आपको समझाऊंगा, जिसमें मैंने 2 चरणों को आपको समझाया था। पहले चरण को समझाया और दूसरे चरण को। जिन लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन वीडियो को देखिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में साझा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को प्रसारित कीजिए। दोस्तों, आते हैं हम आज अपनी वीडियो के ऊपर। आज हम आपको अपने वादा के अनुसार आपको वीडियो तीसरे में आपको चरणबद्ध तरीके से संतुलित करना, आपको पूरा जितने चरणों में संतुलित किया जाता है उन सभी टॉपिकों को बताऊंगा। दोस्तों, हमने 2 चरणों को आपको समझा दिया। तीसरा चरण है चरणबद्ध संतुलित करने में। तीसरा चरण जो है उसमें बताया गया है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तीसरे चरण को यह पूछा है कि जो सबसे अधिक वाले परमाणु तत्व होते हैं उनमें अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाना है। एक उचित गुणांक नहीं, अनुचित गुणांक लगाकर उसको क्या करना है, संतुलित करना है। चौथे चरण में भी तीसरे चरण की भांति करना होता है। जैसे तीसरे चरण में आपको बताया गया है कि अनुचित गुणांक लगाकर उसको संतुलित करना, उसी तरह चौथा चरण भी होता है, उसमें अनुचित गुणांक लगाकर अभिकारक या उत्पाद की साइड को संतुलित करना होता है। तो हम समझते हैं, हम देखते हैं इस समीकरण के भांति कि हम कैसे चौथे चरण को क्लियर करते हैं। चौथे चरण में हमने ले लिया Fe, जिसको हमने पहले चरण के तरीके से पहले चरण में बताया गया था कि किसी भी चरण को संतुलित करने के लिए उन तत्वों को क्या करते हैं, एक बॉक्स में रख लेते हैं। तो ठीक है, पहले चरण के अनुसार हम Fe को क्या कर लिए, बॉक्स में रख दिए। प्लस हमने लिख लिया H2O, ये भी पहले चरण के अनुसार हमने बॉक्स में रख लिया। ये जो हो गया, यह आपका हो गया LHS और इसी को हम कह दिए अभिकारक। LHS को ये हम क्या कहते हैं, अभिकारक। यह हो गया हमारा अभिकारक। यह अभिकारक जो हुआ, इसमें हमने अभिकारक की तरफ हमारे चौथे चरण में बोला है कि अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो हम अभिकारक की तरफ 4 अनुचित गुणांक को लगा दिए। अब इसको संतुलित करने पे हमारा जो बनता है, यह बनता है उत्पाद। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं उत्पाद। और उत्पाद जो होता है इस साइड को RHS कहते हैं। RHS साइड को उत्पाद कहते हैं, LHS साइड को अभिकारक कहते हैं। अनुचित गुणांक इसमें 4 है और Fe प्लस 4H2O मिलकर Fe2O4 प्लस H2O का निर्माण करते हैं। इस तरह हमारा चौथा चरण संतुलित होता है। चौथा चरण भी तीसरे चरण की भांति संतुलित होता है। जैसे तीसरे चरण में हमें बताया गया है, पहले चरण की भांति हम तीसरे चरण में बॉक्स बना लिए। दूसरे चरण की भांति हम क्या करते हैं, दूसरे चरण में हमने समझाया है कि दूसरे चरण में आप क्या करते हैं कि सभी अभिकारक तथा उत्पाद के परमाणुओं की संख्या तथा उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। और पहले चरण में क्या होता है कि जितने परमाणु और तत्व हैं उनको एक बॉक्स के अंदर रख लेते हैं। अब तीसरे चरण में क्या है कि तीसरे चरण में आपको बताया गया है कि अभिकारक या उत्पाद जो है उसके साइड में अनुचित गुणांक रखकर उसको संतुलित कर लेते हैं। अब चौथा चरण जो होता है, उस चरण में यह बताया गया है कि सभी तत्वों के परमाणुओं को
तीसरे चरण की भांति संतुलित किया जाता है, जिसमें सभी तत्वों के जो परमाणुओं की संख्या होती है वह अभिकारक के दोनों ओर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। वह अभिकारक के दोनों ओर क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। यह तीसरा चरण होता है। इसमें देखते हैं चौथे चरण में कि तीसरे चरण की भांति हमने क्या कर लिया, 3Fe लिख लिया प्लस या अनुचित गुणांक हमने लिख लिया 3 और 4, जो हमने तीसरे चरण में बताया गया था। तो 3 और 4 लिख लिए, यहाँ पे Fe लिख लिए, यहाँ पे H2O लिख लिए। जब इसको संतुलित किए, इसको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक भी कहते हैं। इसको जब लिखे तो यहाँ पे Fe3O4 प्लस 4H2 का निर्माण हुआ। यहाँ पे चौथे चरण में यह बताया गया है कि सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक के दोनों ओर कैसी होती है, समान होती है। तो सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे देखिए 3Fe है, तो यहाँ पे भी क्या है 3Fe है। अतः यह अभिकारक का क्या है, यह LHS है, यह LHS है, यह क्या है RHS है। तो RHS और LHS में हम क्या देखेंगे कि सभी तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो, दोनों ओर समान हो। तो समान देखें, यहाँ पे 3Fe है तो यहाँ पे भी क्या है 3Fe है, यहाँ पे 4H2 है तो यहाँ पे भी क्या है 4O है, तो यहाँ पे देखिए 4O है, और यहाँ पे देखिए तो H2 और 4 गुणांक, तो यहाँ पे भी 4 अनुचित गुणांक हो गया। तो यहाँ पे हमने पुष्टि किया कि जो चौथा चरण होता है उसके अभिकारक के दोनों ओर जो परमाणु और तत्वों के संख्या जो होती है दोनों ओर क्या होती है, समान होती है। पांचवें चरण में हमें बताया गया था कि उसकी भौतिक अवस्थाओं को किन किन 60 फॉर्म में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उनकी भौतिक अवस्थाएं जो है वह है ठोस मतलब सॉलिड, फिर है लिक्विड, फिर है गैसियस अवस्था, फिर है जलीय विलयन अवस्था। तो सॉलिड को S से डिनोट किया गया था, लिक्विड को L से और गैसेस को G से तथा जलीय विलयन को AQ से। इसे जलीय विलयन कहते हैं। और आप सभी को पता है कि ठोस क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैसेस क्या होता है और AQ क्या होता है। इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया, यहाँ पे हमने लिख लिया Fe, 3Fe लिख लिया, प्लस यहाँ पे 4H2O लिख लिया, इसको भी बॉक्स में बंद कर लिया। फिर यहाँ पे मैंने लिख लिया Fe3O4 प्लस 4H2 लिख लिया, और इसको भी बॉक्स में बंद कर लिया। तो ये जो बॉक्स है ना, ये जो होता है Fe, ये सॉलिड होता है, ये जो H2O होता है यह लिक्विड होता है। और क्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के 5 प्रकार को मैंने बताया है, जो क्रमशः है। पहली अभिक्रिया होती है संयोजन अभिक्रिया, दूसरी अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया, तीसरी अभिक्रिया होती है विस्थापन अभिक्रिया, चौथी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और पांचवी अभिक्रिया होती है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, जिसमें से मैं कुछ अभिक्रियाओं को आपको इस वीडियो में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर A प्लस B, यह 2 क्या हैं, ये LHS हैं, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं, जिससे मिलकर एक उत्पाद C का निर्माण होता है। इसे बोलते हैं उत्पाद। यानी कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया में एग्जाम्पल, अगर कोयले का दहन हो तो उसकी भौतिक अवस्था जो होती है कोयले की सॉलिड होती है। फिर वह जब किसके उपस्थिति में उसका दहन होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन जो है वह गैसियस अवस्था में होता है, और देन CO2 का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, वह भी किस अवस्था में होती है, गैसियस अवस्था में होती है।
तो गैसीय अवस्था में होती है। कोयले के साथ दहन होकर यहाँ पे देखिए एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, मतलब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर CO2 एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यह अपक्रिया संयोजन अपक्रिया कहलाती है। संयोजन अपक्रिया के अंतर्गत ही हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया को पढ़ते हैं। संयोजन अपक्रिया के अंतर्गत ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का अध्ययन करते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, जिसके बारे में हम आपको बताते हैं कि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है। जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, वह अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH4 गैसीय अवस्था में, O2 गैसीय अवस्था में, 2H2O गैसीय अवस्था में प्लस ऊष्मा, यह अपक्रिया प्राकृतिक गैस के दहन से बन रही है। यह क्या कहलाती है? यह अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। और श्वसन भी ये क्या होता है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। अगर कोई पूछे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर यही होगा कि जिन अपक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, वे अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है, जैसे C6H12O6 के साथ 6O2 गैसीय अवस्था में मिलाने पर 6CO2 जलीय विलयन के रूप में प्लस 6H2O लिक्विड के रूप में प्लस ऊष्मा का उत्सर्जन कर रही है। यह श्वसन अपक्रिया ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। अब देन वियोजन अपक्रिया, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में दूसरे अपक्रिया के बारे में हम बता रहे हैं। दूसरी अपक्रिया जो है वह है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया क्या होती है? इस अपक्रिया में एकल अपकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे देखिए यह क्या था हमारा? यह हमारा संयोजन अपक्रिया था। इसमें क्या था? इसमें था कि दो अभिकारक, एक या एक से अधिक, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे, यह संयोजन अपक्रिया होती है। और जहां पे दो या दो से अधिक एकल अभिकारक टूटकर किसका निर्माण करते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं, वह क्या कहलाती है? वियोजन अपक्रिया कहलाती है। इसमें देखिए, इसमें ठीक इसका उल्टा देखिए, यहाँ पे A जो होता है यह अभिकारक होता है और यह टूटकर दो उत्पादों का निर्माण करता है, B प्लस C का निर्माण करता है, यह वियोजन अपक्रिया कहलाती है, यह उत्पाद। अतः इसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं, इसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। संयोजन वियोजन को बताने के बाद हम बताएंगे ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में क्या होता है? ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ही ऊष्मीय वियोजन होता है। जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है वह ऊष्मीय वियोजन होता है। जैसे CaCO3 जिसे कहते हैं चूना पत्थर, जिसमें ऊष्मा के साथ वियोजन होता है या ऊष्मा के द्वारा वियोजन होता है। मैंने आपको एक चरण के बारे में बताया था, कुछ रासायनिक परिस्थितियों के बारे में बताया था, जिसमें आपको बताया था कि जब रासायनिक परिस्थितियों में ऊष्मा आए, उत्प्रेरक आए, ऐसी परिस्थितियां आए तो उसको तीर के ऊपर या नीचे प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए ऊष्मा आया है तो उसके ऊष्मीय वियोजन ऊष्मा के द्वारा वियोजन किया गया है, तो ऊष्मा आया तो तीर के ऊपर मैंने ऊष्मा को लिखा है। और इसके साथ मैंने क्या किया है? चूना पत्थर की क्या किए है? उसमें के साथ क्या किया? रासायनिक संकरण किया, जिसमें CaO सॉलिड अवस्था में प्लस CO2 गैसीय अवस्था में निर्माण हो रहा है, जिसे बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया समाप्त होती है। अतः दोस्तों, आज की टॉपिक हमने आपको रासायनिक अपक्रियाओं के दो प्रकारों को पढ़ाया। रासायनिक अपक्रियाओं के दो प्रकारों में संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया के बारे में पढ़ाया, बताया।
आगे मैं इसी तरह आपके लिए एक अच्छी क्लासेस प्रस्तुत करता रहूँगा, जिसको आप अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। चैनल अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताइए। जो कमियां रह जाती हैं उसको दूर किया जाएगा और आपको अच्छी से अच्छी क्लासेस देने की मैं प्रयत्न करूंगा। जय हिंद दोस्तों।